बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, चैप्टर नंबर 12 सेकंड ईयर की फ़िज़िक्स का ई कैट का लेक्चर। ठीक है जी। चैप्टर का नेम जैसा कि आप लोगों को पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। हमारे इस चैप्टर का नेम क्या है बच्चों? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब इलेक्ट्रो का मतलब आप लोगों को पता है क्या होता है? इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज। इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है? चार्ज। अच्छा, और स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है? एट रेस्ट। इसका मतलब फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिक चार्जेस की किस कंडीशन को डिस्कस करते हैं? रेस्ट कंडीशन को डिस्कस करते हैं। फिजिक्स की इस ब्रांच को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। अब यहां पर बात हो रही है क्योंकि चार्ज की। अब बच्चे यहाँ पे परेशान होते हैं कि यार ये चार्ज क्या चीज होती है। आप लोगों को पता है चार्ज क्या चीज होती है जी? कोई बच्चा बताएगा व्हाट इज चार्ज? है कोई? अच्छा जी, खैर, किसी भी बॉडी की ये वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से कोई भी बॉडी किसी दूसरी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है या रिपेल करती है। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट अट्रैक्ट्स और रिपेल्स द अदर चार्ज बॉडी। ठीक है जी, तो ये इसकी डेफिनेशन होती है, यूजुअली जो चलती है। अब चार्ज आप लोगों को पता है ये कौन सी क्वांटिटी है? हम कहेंगे जी इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। अक्सर बच्चे ना धोखा खा जाते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज को कहते हैं जी ये बेस क्वांटिटी। और भाई बेस क्वांटिटीज टोटल 7 थी बस। ठीक है, उनमें इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं आता, तो याद रखिएगा इलेक्ट्रिक चार्ज इज नॉट अ बेस क्वांटिटी, इट इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी। इसके अलावा आप लोगों को पता है इलेक्ट्रिक चार्ज कौन सी क्वांटिटी है? हम लोग कहेंगे वेक्टर या स्केलर, तो ऑब्वियस सी बात है इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो ये दो एमसीक्यूज बनते हैं बड़े इंपॉर्टेंट। उसके बाद तीसरे नंबर पर एक और एमसीक्यू यहां से बनता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज अगर तो डिराइव्ड क्वांटिटी है, ठीक है, तो इसका डिराइव्ड यूनिट क्या होगा? आप लोगों को पता है कूलम्ब जो होता है, ये इसका जो एसआई यूनिट है वो क्या होता है? कूलम्ब होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है? कूलम्ब। और इसी को अगर हम लोग कन्वर्ट करें प्यारे बच्चों, तो आप लोगों को पता है कि ये कूलम्ब जो होता है ये एम्पेयर सेकंड के बराबर होता है। ये कूलम्ब किसके बराबर होता है? एम्पेयर सेकंड के बराबर होता है। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को फार्मूला पता है यार, करंट इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू होता है क्यू ओवर टी। तो क्यू किसके बराबर होगा? आई टी के बराबर होगा। आई एम्पेयर हो गया, टी सेकंड हो गया, तो एम्पेयर सेकंड इज इक्वल टू कूलम्ब। तो याद रखिएगा इलेक्ट्रिक चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है? कूलम्ब होता है। जल्दी जल्दी नोट करते जाना, साथ साथ नोट करते जाना इसको, शूटर शूटर। ठीक है, जल्दी जल्दी जरा मिनट लगा के। इसके बाद हम लोग थोड़ी सी बात को आगे बढ़ाते हैं। देखें भाई, इलेक्ट्रिक चार्ज कितनी टाइप्स का होता है, इसकी टाइप्स कितनी होती हैं? तो हर बच्चे को पता है जी इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है। ठीक है, कौन कौन सी टाइप का है? कई चर्सियों के दिमाग में आ रहा होगा 3 टाइप का है, पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल है। ये देखो 2 तरह का होता है जी। ये एक होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा कौन सा होता है जी? नेगेटिव चार्ज। 2 टाइप्स होती है चार्ज की, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अब किसी भी बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कब आता है? जब उस बॉडी के पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो जाते हैं। देखें, मैं आपको कहता हूं जी व्हेन अ बॉडी इज सेड टू बी चार्ज्ड। एक बॉडी के ऊपर चार्ज कब आएगा? आप लोग फौरन बताएंगे सर जी जब वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी या इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी। अच्छा, इसका मतलब जब वो इलेक्ट्रॉन को लूज करती है कोई भी बॉडी तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। व्हेन बॉडी लूजेस इलेक्ट्रॉन, अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज करती है तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव। और बच्चों अगर कोई और किसी बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज कब आता है? जब उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन से क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। इसका मतलब है कि वो क्या करती है? इलेक्ट्रॉन्स को गेन करती है। इसका मतलब जब भी कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगी? गेन करेगी। तो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा क्योंकि उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से बढ़ जाते हैं। और जब कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज करती है उसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बढ़ जाते हैं। हम लोग कहते हैं बॉडी के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं, ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। अब न्यूट्रल नहीं होता, ठीक है ना? हाँ, न्यूट्रल चार्ज नहीं है, हम जस्ट इसको बस वैसे ही 2 टाइप्स हैं इसकी। अब एक छोटी सी ना यहाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं चार्ज के हवाले से कि यहाँ पर आप लोग ये बताएं, कहा जाता है एमसीक्यू आता होता है एंट्री टेस्ट में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज, ये आप लोग मैट्रिक में भी शायद पढ़ के आए हो, वैसे भी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इज श्योर टेस्ट ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज श्योर टेस्ट ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी। कहता है कौन सा इनमें से श्योर टेस्ट ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी है? ऑप्शन सुने, अट्रैक्शन,
रिपल्शन, अट्रैक्शन हो गई, रिपल्शन हो गई, बोथ, या फिर डी ऑप्शन लिख लें, नो नी। हाँ जी, जल्दी जल्दी आंसर, हरी अप आंसर बता दें जी, मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों के आंसर का, जल्दी बताएं जल्दी ज़रा। है कोई बच्चा? माशाल्लाह बोलते नहीं है, गूंगे लोग हैं। और कोई नहीं है बताने वाला? हाँ जी ना, ओके जी, मैं खुद ही बता देता हूँ। याद रखिएगा बच्चों, हम लोग कहते हैं रिपल्शन इज द श्योर टेस्ट ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी। जो रिपल्शन होता है ये श्योर टेस्ट ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी होता है। उसकी वजह देखें, अट्रैक्शन क्यों नहीं है। ये एक छोटी सी एग्जांपल है, मैं आपको कहता हूँ यार ये एक बॉडी है, ठीक है, मैं इसके पास एक दूसरी बॉडी, एक चार्ज्ड बॉडी, लेट्स सपोज दैट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी है ये, मैं इस पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी को इस बॉडी के पास लेके आया हूँ। दिस बॉडी इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक है, अभी ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है इस बॉडी के ऊपर। अच्छा, मैं अब ये पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी इसके पास लेकर आया हूँ, बताएं इनके दरमियान में अट्रैक्शन होगी या रिपल्शन? चलो अब तो बता दो, जल्दी जल्दी बोलो, जूम वालो, हरी अब, अट्रैक्शन होगी या रिपल्शन होगी इनके दरमियान में? ये देखो गूंगे किस्म के लोग घरों में बैठे हैं, रोज़े रख के, मुंह उठा के, ठीक है, सोए सोए लेक्चर ले रहे हैं, कई लेक्चर लगा के सोए होने, चरसी लोग। ये देखो इधर, ओ भाई ये बॉडी क्या काम करेगी आपको पता है कि ये न्यूट्रल बॉडी इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से इस बॉडी के इस हिस्से पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव इसके नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, और इसके अंदर पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल, क्योंकि ये पूरी ब्लैक वाली बॉडी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल थी, जितने इसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस है उतने नेगेटिव। मगर जब कोई चार्ज बॉडी आप लोग इसके पास लेकर आएंगे तो क्या होगा, इसके अंदर नेगेटिव चार्ज इस तरफ आ जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज एक तरफ आ जाएंगे। इस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। अब होगा क्या, ये जिस तरह ही नेगेटिव चार्ज इधर आ गया, पॉजिटिव इधर आ गया बच्चों, इनके दरमियान में फौरन क्या हो जाएगी, अट्रैक्शन हो जाएगी। इनके दरमियान में क्या हो गई, अट्रैक्शन हो गई। अच्छा, अगर कुछ यूं होता, इसका मतलब जरा सुनते जाना, एक दोबारा से मैं कहता हूं यार, एक और, लेट्स सपोज कि ये बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इस बॉडी के ऊपर कौन सा चार्ज है, ओवरऑल। आपको पता है चार्ज हमेशा किसी भी कंडक्टर की आउटर सरफेस पे रहता है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि चार्ज रीसाइड्स एट, आगे ऑप्शन होती है आउटर सरफेस, इन द सरफेस, तो आंसर क्या होगा, आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर। अच्छा, अब और यहां पर बच्चों मैं एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी लेके आता हूं इसके पास। अब मुझे ये बताएं, इस वक्त आप लोगों को क्लियर नजर आ रहा है बच्चों, इनके दरमियान में क्या होगी, अट्रैक्शन होगी। अभी भी क्या होगी इनके दरमियान में, और बोलो, अट्रैक्शन होगी। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, इसका मतलब अट्रैक्शन एक न्यूट्रल बॉडी और चार्ज बॉडी के दरमियान में भी हो रही है, दो चार्ज बॉडीज के दरमियान में भी हो रही है। इसका मतलब अट्रैक्शन से आप लोग 100% पता नहीं लगा सकते कि बॉडी के ऊपर चार्ज है कि नहीं। देखो इस बॉडी के ऊपर कोई चार्ज नहीं था मगर अट्रैक्शन होगी, इसका मतलब अट्रैक्शन इज नॉट श्योर टेस्ट ऑफ चार्ज ऑन द बॉडी। हाँ, आप देखें, अगर ये पॉजिटिवली चार्ज, अगर मैं इसके पास क्या लेके आता हूँ, पॉजिटिव बॉडी लेके आता हूँ, इनके दरमियान में रिपल्शन हो जाएगी, नेगेटिव लेके आए अट्रैक्शन हो जाएगी। इसका मतलब रिपल्शन तो हमेशा दो चार्ज बॉडीज के दरमियान में ही हुआ करेगी, मगर अट्रैक्शन न्यूट्रल और चार्ज के दरमियान में भी है, चार्ज और चार्ज के दरमियान में भी है, मगर रिपल्शन हमेशा कभी भी कोई न्यूट्रल बॉडी किसी चार्ज बॉडी को रिपेल नहीं करेगी। इसका मतलब रिपल्शन से आप लोगों को 100% क्लियर होता है कि किसी बॉडी के ऊपर चार्ज है कि नहीं। अट्रैक्शन से पता चल भी सकता है और नहीं भी, इसलिए बोलते हैं कि अट्रैक्शन इज नॉट श्योर टेस्ट, ओनली रिपल्शन इज श्योर टेस्ट ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी। हैंड रेज कर दें अगर आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर हो गया, ताकि मैं आगे चल सकूं जल्दी जल्दी। इतना टाइम नहीं है हमारे पास, आज तो पहला लेक्चर, इसलिए मैं थोड़ा स्मूथली लगा हुआ चिल मोल में, ठीक है, अदरवाइज हम लोग इसको बड़ा शूटर लेके चलेंगे। ठीक हो गया जी, ओके, नेक्स्ट चलते हैं। फिर एक और छोटा सा एमसीक्यू प्यारे बच्चों यहां पर बनता होता है, वो ये बनता होता है जी कि अगर किसी बॉडी के ऊपर चार्ज, अगर किसी बॉडी के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दिया जाए, मैं कहता हूं यार ये एक बॉडी है, मैंने इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर दिया है, तो आप लोगों ने बताना है स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, मतलब हम बड़े अच्छे एक्यूरेटली तरीके से ये पूछना चाह रहे हैं कि अगर इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दें, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन इट्स मास, स्लाइटली इंक्रीज, स्लाइटली डिक्रीज, क्या इफेक्ट होगा जी। हाँ जी, जल्दी जल्दी, अगर किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दिया जाए तो उसके मास के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, हरी अब जल्दी बताओ। और गूंगो, ये देखो ना चरसी लोग बैठे हैं, मुंह उठा के, कोई भी नहीं बोलता। यार बोल दो भाई, माइक तुम लोगों के ऑन है, सारा कुछ ऑन है, बोलते नहीं हो।
याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन, हाँ इंक्रीज करेगा। नाइस आंसर है। इधर मेरी बात सुने, आप लोगों को पता है कि एक किसी भी बॉडी में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दो हैं, ठीक है, मतलब दोनों मौजूद हैं। अच्छा, अगर उनमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देंगे भाई, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया आप लोगों ने, तो इलेक्ट्रॉन का भी तो मैस होता है 9.1 × 10⁻³ kg। तो भाई आप लोग जब किसी बॉडी के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को निकालते हैं तो ओवरऑल उसका मैस क्या कर जाता है, स्लाइटली डिक्रीज कर जाता है। अच्छा, अब कई बच्चों के दिमाग में आया होगा कि एमी सर जी नंबर ऑफ प्रोटॉन तो इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होते हैं। वो भाई पहले भी तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन उतने थे, सपोज करो 10 प्रोटॉन थे 10 इलेक्ट्रॉन थे, 10 प्रोटॉन थे 10 इलेक्ट्रॉन थे, उनमें से 2 निकल गए, 8 इलेक्ट्रॉन बच गए, बाकी तो भी वहीं पे मौजूद हैं। इसका मतलब ओवरऑल मैस इसका क्या कर जाएगा, स्लाइटली डिक्रीज कर जाएगा। इसी तरह अगर किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर दिया जाए तो बच्चों जब किसी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर दिया जाता है तो उस बॉडी का ओवरऑल मैस क्या कर जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मैस होता है, जब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आप लोग ऐड करेंगे तो ओवरऑल उसका मैस स्लाइटली इंक्रीज कर जाएगा। इसका मतलब डिक्रीज, रिमूव करें तो स्लाइटली डिक्रीज करता है, ऐड करें तो स्लाइटली इंक्रीज करता है। डन, हैंड रेज करते जाना जल्दी जल्दी ताकि हम लोग आगे चलें। ये छोटी छोटी बातें ये दस्ती खत्म होनी चाहिए। इसके बाद प्यारे बच्चों नेक्स्ट चीज जो बड़ी ही इंपॉर्टेंट वो क्या है, आप लोगों को पता है कोई भी एक बॉडी है, ठीक है, मैं कहता हूं यार ये एक बॉडी है मेरे पास, लेट्स सपोज ये कोई भी एक बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर इस वक्त आप लोग मुझे बताएं कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। हाँ जी, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इस वक्त इस बॉडी के ऊपर? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। व्हाट इज चार्ज ऑन दिस बॉडी? चले इस बॉडी के ऊपर चार्ज क्या है बताएं। जाहिर बात है जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही उसका बेसिकली हम चार्ज उसे फाइंड करेंगे। और सर मेरी बात सुने, किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज होता है वो Q = Ne होता है। N यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, E यहां पर चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन है। Q = Ne, N यहां पर क्या है, N यहां पर क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, E यहां पर क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब किसी भी बॉडी के ऊपर जो टोटल चार्ज होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। दिस इज नोन एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, डिस्क्रीट नेचर ऑफ चार्ज, एटोमोसिटी ऑफ चार्ज। इसके 3 नाम हम लोग यूज करते हैं। क्या नाम बोला पहले मैं? एटोमोसिटी ऑफ चार्ज भी इसको बोला जाता है, इसके अलावा इसको क्या बोला जाता है, डिस्क्रीट नेचर ऑफ चार्ज या क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसका मतलब किसी भी बॉडी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर निकालने हैं तो बच्चों वो बराबर होगा टोटल चार्ज को इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड कर दें तो आप लोगों के पास उस बॉडी के टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी आ सकते हैं। इसका मतलब अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन हो तो उसको चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करवा दे, टोटल चार्ज ऑफ द बॉडी आ जाएगा। मैं कहता हूं जी एक बॉडी के ऊपर 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इट मीन्स अब आपको पता है E कितना होता है, E होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो बच्चों अगर 10 इलेक्ट्रॉन्स है, 10 को इससे मल्टीप्लाई करवा दें चार्ज आ जाएगा। 20 है, 20 को इससे मल्टीप्लाई करवा दें, जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, उन नंबर को इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई करवा दें, टोटल बॉडी का आपके पास चार्ज आ जाएगा। और अगर आपको टोटल चार्ज गिवन हो, जिस तरह पेपर में आता है जी बताएं 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो भाई ये देखें n = 1 कूलम है तो 1.6 × 10⁻⁻19 से इसको डिवाइड करवाएं तो आपके पास आंसर आएगा 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब इस बॉडी के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे सिर्फ 1 कूलम चार्ज वाली बॉडी के ऊपर। 2 कूलम होगा 2 को इससे डिवाइड कर दें, 3 कूलम होगा 3 को इससे डिवाइड कर दें। और याद रखिएगा ये किसी भी बॉडी के ऊपर जो मिनिमम, ठीक है जी, किसी भी बॉडी के ऊपर जो मिनिमम चार्ज होता है वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि देखें यहां पर फार्मूले में जो n है ना, ये n यहां पे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन ऐसे स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5। तो देखें अब इसका मतलब मिनिमम 1 पुट करेंगे तो E आएगा, Q = E। इसका मतलब किसी भी बॉडी के ऊपर मिनिमम चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, और मैक्सिमम वो जितना मर्जी हो सकता है, वो डिपेंड करता है उसके ऊपर मौजूद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। जी ये थोड़ी सी कहानी बच्चों आप लोगों को समझ आई है, ताकि हम लोग आगे चलें। जल्दी जल्दी हरी अप हैंड रेज कर दें, मैं इसको रेज करूंगा और फिर हम लोग आगे भी चलेंगे। मीटिंग बेंड होने वाली है, मीटिंग बेंड कर रहा हूँ। तो बच्चों ठीक है जी, अब हम लोग आगे चलते हैं। जैसा कि आप लोगों ने अभी तक इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में कुछ छोटी मोटी चीज़ें पढ़ ली हैं, ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग चीज़ों को आगे लेके चलते हैं। अब यही दो चार्जेस हैं, सपोज करें अब एक चार्ज है Q1, एक दूसरा चार्ज है यार Q2। अच्छा, अब इन दोनों चार्जेस के दरमियान में सपोज करते हैं यार ये पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि चार्ज की टाइप्स होती हैं, और ये भी पॉजिटिव चार्ज है।
अब इन दोनों चार्जेस के दरमियान में क्या होगी, जब एक चार्ज दूसरे चार्ज के करीब आएगा, ऑब्वियस सी बात है सिमिलर चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अच्छा, अगर मैं कहता हूं जी इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अच्छा, अगर मैं कहता हूं जी ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, अभी भी एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अच्छा, मैं कहता हूँ यार ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ से हमें एक चीज़ पता चलती थी कि सिमिलर चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और डिसिमिलर चार्जेस या अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। वो बचपन की बातें हैं, ये 2 MCQs ये हो गए। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है छोटा सा कि यार इन दो चार्जेस के दरमियान में ठीक है अट्रैक्शन भी है, रिपल्शन भी है, मगर ये किसी ना कोई फोर्स तो ऐसी होगी ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन है। अब वो फोर्स कब कम होगी, कब ज़्यादा होगी, वो फोर्स किन किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। सर इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए इन दोनों चार्जेस के दरमियान में फोर्स की क्वांटिटेटिव नेचर को, ठीक है, क्वालिटेटिव नहीं, क्वांटिटेटिव नेचर, वेरी इंपॉर्टेंट MCQ, क्वांटिटेटिव नेचर ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द चार्जेस। इस क्वांटिटेटिव नेचर ऑफ द फोर्स को बच्चों एक्सप्लेन करने के लिए आपके ब्यूटीफुल अंकल फिजिक्स में जिनका नाम है कूलम्ब, चार्ल्स कूलम्ब ये इनका नाम था, फ्रेंच मिलिट्री इंजीनियर थे जी ये, ठीक है जी। ये इन्होंने सबसे पहले चार्जेस के दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन की क्वांटिटेटिव नेचर को एक्सप्लेन किया। अब ये कूलम्ब अंकल ने क्या कहा, इन्होंने कहा भाई दो चार्जेस के दरमियान में जो फोर्स होती है, ये हमारा टॉपिक मतलब पूरा लेंथी टॉपिक नहीं, हम उसको डिटेल तो नहीं पढ़े, मगर MCQs के हवाले से कि ये जो फोर्स होती है ना दो चार्जेस के दरमियान में, ये डिपेंड करती है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ द चार्जेस के ऊपर, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस के ऊपर। इसका मतलब है कि चार्जेस के दरमियान में जो फोर्स होती है वो प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ द चार्जेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इसी प्रोपोर्शनलिटी के साइन को खत्म करते हैं तो क्या आता है, इक्वल कांस्टेंट आता है, साथ में Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर अपनी जगह पर रहता है। इस कांस्टेंट को आप लोगों को पता है यार, छीदे मीदे को पता है यार, इस कांस्टेंट को कूलम्स कांस्टेंट बोला जाता है, K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर अपनी जगह पर। और ये जो K है कूलम्स कांस्टेंट है, और ये कूलम्स कांस्टेंट किन किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। ये कूलम्स कांस्टेंट जो है प्यारे बच्चों, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, इसका फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका फार्मूला यहाँ से इसकी वैल्यू निकलती है 9 × 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर ओवर कूलम स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू है। और अगर इसके यूनिट्स निकालने हो तो F R स्क्वायर ओवर Q1 Q2 यहाँ से निकलते हैं। यूनिट्स जब हम लोग इसके निकालते हैं तो इस फार्मूले से निकल जाते हैं, इस फार्मूले से इसके यूनिट निकल जाते हैं। वैल्यू निकालनी है तो वैल्यू इसकी होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अभी एप्सिलॉन नॉट को भी देखते हैं, पहले ये देख लें, फोर्स का यूनिट है न्यूटन, डिस्टेंस का यूनिट है मीटर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर ओवर कूलम इनटू कूलम, तो ये बन गया न्यूटन मीटर स्क्वायर ओवर कूलम स्क्वायर। इसीलिए मैंने इसको ऊपर जो है ना 9 × 10⁹ के साथ न्यूटन मीटर स्क्वायर ओवर कूलम स्क्वायर लिखा है। अब यही न्यूटन मीटर स्क्वायर ओवर कूलम स्क्वायर, ठीक है, SI यूनिट है किसका, कूलम्स कांस्टेंट का। ये कूलम्स कांस्टेंट को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, याद रखिएगा, कूलम्स कांस्टेंट इज आल्सो नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। अब मैं कहता हूं जी इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट के बेस यूनिट्स बताएं, SI बेस यूनिट। अब ये चर्ची लोग क्या काम करते हैं, ये कहते हैं बेस यूनिट, ये न्यूटन को लिखते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, साथ में मीटर स्क्वायर और नीचे लिख देते हैं कूलम स्क्वायर, ठीक है। न्यूटन की जगह पर मैंने किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख दिया, मीटर स्क्वायर अपनी जगह पर, कूलम स्क्वायर अपनी जगह पर। अब जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो ये बन जाएंगे किलोग्राम मीटर क्यूब पर सेकंड स्क्वायर, और नीचे आ गया जी कूलम स्क्वायर। अब ये फौरन बच्चे क्या काम करते हैं, ये आंसर ऑप्शन देखते हैं, किलोग्राम मीटर क्यूब पर सेकंड स्क्वायर और साथ में C की पावर -2, ये लो जी, ये यूनिट लगा के बड़े chill-mol.com में आ जाते हैं। और मगर ये यूनिट ही गलत होता है, ये तो बेस यूनिट नहीं है पूरा, SI यूनिट इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स नहीं है ये। ओ भाई कूलम्ब, क्योंकि कूलम्ब बेस यूनिट नहीं है, अभी मैंने बताया कूलम्ब बेसिकली डिराइव्ड यूनिट है। इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी एंड कूलम्ब इज अ डिराइव्ड यूनिट। इसका मतलब है कि अभी इस कूलम्ब को भी आपको ओपन करना पड़ेगा अगर बेस यूनिट्स में जाना है। तो ये देखो ना, ये देखो, ये बनेगा किलोग्राम, यहां पर आ गया मीटर क्यूब पर सेकंड स्क्वायर, तो ये कूलम्ब होता है पर एम्पेयर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर बनेगा, तो ओवरऑल बन जाएगा किलोग्राम मीटर क्यूब S की पावर -4 A की पावर -2, दैट इज द SI यूनिट ऑफ द कूलम्स कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स। ओके बच्चों, क्लियर? हैंड रेज करते जाओ जल्दी ताकि मैं आगे चलता जाऊं। इसके बाद अगर इसकी डायमेंशंस की बात करें, ठीक है, तो आप लोगों को पता है अगर इसकी डायमेंशंस की बात करनी है तो M
L क्यूब टी की पावर -4 a की पावर -2, ये इसका डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा। ml क्यूब टी की पावर -4 a की पावर -2, ये इसकी डायमेंशंस भी आ गई। ठीक है, तो हम लोग बेस यूनिट्स को देख के क्या लिख सकते हैं, साथ ही साथ बच्चों इसकी डायमेंशंस भी लिख सकते हैं। वो हम लोगों ने लिखनी है इसकी डायमेंशन। अब इसकी SI यूनिट, इसकी वैल्यू, ठीक है, इसके बेस यूनिट्स, ये आप लोगों को क्या होने चाहिए, पता होने चाहिए। अब ये कूलम्स कांस्टेंट किन किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। एक तो बच्चों ये जो ई नोड है ना, इस ई नोड को हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, अब ई नोड के बारे में, इसको बोला जाता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोला जाता है। ये किसी भी दो चार्जेस के दरमियान में जो भी मीडियम होता है उस मीडियम की नेचर को शो करते हैं। यूजुअली हम लोग एयर को लेते हैं और एयर के लिए परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की जो वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 रेज़ टू पावर -12 कूलम स्क्वायर ओवर न्यूटन मीटर स्क्वायर। मैंने अब इसको कूलम स्क्वायर ओवर न्यूटन मीटर स्क्वायर इसलिए लिखा क्योंकि न्यूटन मीटर स्क्वायर ओवर कूलम स्क्वायर के का यूनिट है और ये एप्सिलॉन नॉट उसका ऑपोजिट आ रहा है, उल्टा आ रहा है, तो इसलिए मैंने उसके यूनिट्स को उल्टा दिया, तो ये बच्चों एप्सिलॉन नॉट के यूनिट बन गए। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इट इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये कूलम्स कांस्टेंट का दूसरा नाम है इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट। सॉरी, अपना ये परमिटिविटी का, कूलम्स कांस्टेंट का दूसरा नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, जबकि परमिटिविटी का दूसरा नाम है इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट। ये भी याद रखिएगा, इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट की वैल्यू ये है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट की वैल्यू ये है, गड़बड़ नहीं करनी इसमें, ठीक है। अब ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये तो एयर के लिए है ना, सिर्फ और सिर्फ अगर एयर मौजूद हो। अगर बच्चों इसका मतलब ये के की जो वैल्यू है ये इस वक्त परमिटिविटी के ऊपर डिपेंड कर रही है। परमिटिविटी बेसिकली किसके ऊपर डिपेंड करती है, नेचर ऑफ द मीडियम को डिस्क्राइब करती है। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कूलम्स कांस्टेंट किसके ऊपर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द मीडियम बिटवीन द चार्जेस के ऊपर डिपेंड करता है। वो जो भी मीडियम होगा उसके लिहाज से उसकी परमिटिविटी होती है। देखें, अगर ये के ना दो फार्मूले बना देते हैं फिर हम लोग, अगर एयर मौजूद हो सिर्फ और सिर्फ, और अगर अदर देन एयर कोई मीडियम आ जाए तब के क्या होगा। अगर अदर देन एयर कोई मीडियम आएगा और अगर एयर होगी तो ये देखें के का फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा ओनली फॉर एयर। मगर अगर एयर के अलावा कोई मीडियम आ जाएगा तो के बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और साथ में एप्सिलॉन आर भी आ जाता है। ये एप्सिलॉन आर बच्चों वो अदर मीडियम है, जो मीडियम आप लोग ला के रखेंगे, ये उस मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी है। इस रिलेटिव परमिटिविटी को हम लोग फिजिक्स की दुनिया में डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। ये छोटी छोटी बातें जो कि आप लोगों को पता नहीं चाहिए, मैं बता रहा हूँ। तो के, इसका मतलब है कि के की वैल्यू चेंज हो जाएगी अगर एयर के अलावा कोई मीडियम होगा। के चेंज होगा तो फोर्स भी चेंज हो जाएगी। इसका मतलब है कि हम लोग ये कहेंगे फिलहाल के कूलम्स कांस्टेंट किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द मीडियम बिटवीन द चार्जेस। और दूसरा ये देखें, ये जो वैल्यू मैंने लिखी है ना, इसकी ये वाली वैल्यू 9×10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर ओवर कूलम स्क्वायर, ये मैंने SI यूनिट्स की फॉर्म में लिखी है। अगर मैं इस न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट कर दूं, कूलम को स्टैट कूलम में कन्वर्ट कर दूं, इसको मैं मीटर को सेंटीमीटर में, या कूलम को माइक्रो कूलम में, वो रहने दो, ठीक है, डाइन में कन्वर्ट कर दूं, अगर मैं इन सिस्टम ऑफ यूनिट्स में से किसी भी सिस्टम ऑफ यूनिट को, मतलब इनमें से किसी के भी यूनिट को चेंज कर दूं, फोर्स के, चार्ज के या डिस्टेंस के किसी भी यूनिट को चेंज कर दूं, तो के क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो बच्चों के की डिपेंडेंस दोबारा सुन लें, जुबानी नेचर ऑफ द मीडियम बिटवीन द चार्जेस। उसके बाद दूसरा क्या है बच्चों, कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स इन विच फोर्स, डिस्टेंस एंड चार्ज आर मेजर्ड। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखनी है। इसका मतलब है कि फिर कूलम्स फोर्स जो है फाइनली, वो देखिएगा जरा, उसका फार्मूला बना, मैं के की जगह पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर लिख देता हूँ। ये है एयर के लिए। अच्छा, अगर अब एयर के अलावा कोई मीडियम आ जाएगा तो यही फार्मूला होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब ये दोनों में फ़र्क याद रखें। ये देखें, ये है एयर की मौजूदगी में, सिर्फ एयर जब होगी तब ये वाला फार्मूला चला करेगा, और अदर देन एयर कोई मीडियम होगा तो मीडियम की प्रेजेंस में बच्चों कूलम्स फोर्स का फार्मूला ये वाला चलेगा। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि इधर मैं मीडियम लिख देता हूँ और इधर मैं क्या लिख देता हूँ, एयर लिख देता हूँ। तो ये बच्चों कूलम्स फोर्स का फार्मूला, ठीक है जी। अदर देन मतलब कोई भी मीडियम अदर देन एयर हो या इन दी प्रेजेंस ऑफ एयर हो, तो आप लोग यहाँ से इसको देख सकते हैं। डन करें, जल्दी बताएं। इसको ऊपर से रेज कर दूं मैं? ओ भाई जल्दी जल्दी, इतना टाइम नहीं है, हैंड रेज करते हैं साथ साथ। चरसी लोगों, इतने टाइम में बंदा हज कर रहा था। ये देखो, ये देखो, लो जी। अब ना हम लोग थोड़ी सी बात को आगे लेकर चलते हैं। तो भाई हो जा जल्दी।
कि ये जो कूलम्स फोर्स है, ठीक है, ये इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, इन द प्रेजेंस ऑफ मीडियम, तो बच्चों अगर मैं इन दोनों की रेशो ले लूँ ना तो मुझे पता चलेगा रेशो लेने से एप्सिलॉन आर बराबर आएगा एफ एयर ओवर एफ मीडियम। मतलब आप लोग इन दोनों को डिवाइड करें तो आप लोगों के पास ये रेशो आती है। तो बच्चों दो चार्जेस के दरमियान में एयर की मौजूदगी में और किसी मीडियम की प्रेजेंस में हम लोग जो रेशो लेते हैं उस रेशो को क्या नाम दिया जाता है? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का नाम दिया जाता है। और एक चीज़ और आप लोग देखें कि जब हम लोग एयर थी ना तब ये था बस ई नोड, जब एयर के अलावा कोई मीडियम आया तो ई नोड के साथ ई आर भी आ गया है, एप्सिलॉन नोड के साथ रिलेटिव परमिटिविटी भी आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि ओवरऑल जो फोर्स है वो डिनोमिनेटर में ये एप्सिलॉन आर आ रहा है। इसका मतलब ओवरऑल फोर्स क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है। तो याद रखिएगा जब भी कोई चार्ज दो चार्जेस के दरमियान में कोई भी मीडियम अदर देन एयर आता है, अदर देन एयर कोई भी मीडियम को प्लेस कर दिया जाए, मीडियम प्लेस्ड बिटवीन द चार्जेस के दरमियान में क्या कर दिया, प्लेस्ड कर दिया जाए, तो बच्चों उनके दरमियान में कूलम्स फोर्स क्या कर जाती है? कूलम फोर्स डिक्रीज कर जाती है। जब भी चार्जेस के दरमियान में अदर देन एयर आप लोग कोई मीडियम ला के रखते हैं तो कूलम्स फोर्स डिक्रीज कर जाती है। कितने टाइम डिक्रीज कर जाती है? उस मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी टाइम्स डिक्रीज करती है। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है यहाँ से। और ये जो इसका मतलब ये हुआ कि एयर की मौजूदगी में फोर्स ज़्यादा थी और मीडियम की मौजूदगी में फोर्स क्या आई है? कम आई है। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि एफ एयर ग्रेटर देन है एफ मीडियम से। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि एप्सिलॉन आर हमेशा 1 से क्या आया करेगा? बड़ा आया करेगा। तो याद रखिएगा रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू कभी भी 1 से छोटी नहीं होगी। हाँ 1 हो सकती है अगर चार्जेस के दरमियान में मीडियम ही क्या हो? एयर हो, तो यहाँ पे भी एफ एयर होगा, एफ एयर से कट जाएगा तो रिलेटिव परमिटिविटी 1 आ जाएगी। और हम लोग कहेंगे इसका मतलब है एयर की यूजली देखें आप लोग एयर और ये वैक्यूम की करीब करीब लिखी होंगी, दोनों में जो डिफरेंस है वो आप लोगों ने याद रख लेना है, साइड पर जो टेबल बना हुआ है वहां से देख लेना है। ठीक है, तो अदर इसका मतलब एयर की मौजूदगी में ये 1 के इक्वल आ सकती है, अदर देन एयर ये हमेशा 1 से बड़ी ही हुआ करेगी। इट कैन नॉट बी लेस देन 1। बच्चों ये कभी भी 1 से छोटी नहीं हुआ करेगी, या 1 के इक्वल होगी या हमेशा 1 से बड़ी हुआ करेगी। ठीक है, और याद रखिएगा फॉर मेटल्स, इसकी बड़ी लंबी चौड़ी कहानी अभी नहीं, हम लोग इसको देखेंगे। फॉर मेटल्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इनफाइनाइट। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, मेटल्स के लिए ये यूजुअली क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। ठीक हो गया, तो ये आप लोगों ने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की फॉर्म में याद रखना है। इसका जो साइड पर टेबल बना हुआ है, ठीक है, उसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से देख लेना है। इसका कोई यूनिट नहीं होता, नो यूनिट्स एंड डायमेंशंस, ना इसका कोई यूनिट होता है ना इसकी कोई डायमेंशंस होती है। ठीक है, ये फिजिकल क्वांटिटी है क्योंकि ये मेजरेबल है, फिजिकल क्वांटिटी है, मगर इसके यूनिट्स भी नहीं है, डायमेंशन भी नहीं है ना, अजीबोगरीब बात, बट कोई नहीं, खैर वो फिजिकल क्वांटिटीज़ का टॉपिक में देखेंगे हम, बल्कि देख चुके हुए हैं। तो ये बच्चों आप लोगों के पास कुछ बेसिक चीज़ें हैं। अब कूलम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म क्या है? आप लोगों को पता है F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, ये इसकी मैग्नीट्यूड फॉर्म है। अगर इसकी वेक्टर फॉर्म की बात करें ना तो आपको पता है फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो लिहाजा किसी भी वेक्टर को डिस्क्राइब करने के लिए यूनिट वेक्टर तो लाजमी होता है, तो फिर आप लोगों को यहाँ पर यूनिट वेक्टर एक लाजमी लगाना पड़ता है। ठीक हो गया जी, तो यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में है ये। और जब भी दो चार्जेस के दरमियान में, ये Q1 है और दूसरा क्या है Q2, तो Q1 और Q2 के दरमियान में आपको पता है ये Q1 Q2 को रिपेल भी करेगा। अगर Q1 Q2 के ऊपर रिपेल करेगा इसको बोलेंगे F21, फोर्स एक्टिंग ऑन Q2 बाय Q1। जबकि Q2 भी तो Q1 को फिर रिपेल कर रहा है अगर दोनों के ऊपर चार्ज सेम है। इसका मतलब Q1 Q2 को रिपेल करेगा तो F21 होगी। अच्छा, Q2 भी तो Q1 को रिपेल कर रहा है, वो क्या होगा? F12 होगा। इसका मतलब F21 और F12 एक दूसरे के क्या है? इक्वल है, बट ऑपोजिट डायरेक्शन में है। इसका मतलब मैग्नीट्यूड इनकी क्या हुआ करेगी? सेम, मगर डायरेक्शन में ये क्या हुआ करेंगे? ऑपोजिट, न्यूटन शटल ऑफ मोशन के मुताबिक। और इसी फोर्स के साथ इनके यूनिट वेक्टर भी होंगे ऐसे ऐसे। इसका यूनिट वेक्टर R21 होगा, इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा? R12 होगा। तो इनके यूनिट वेक्टर भी एक दूसरे के इक्वल बट ऑपोजिट होंगे। तो अगर इधर F21 होगा इधर R21 आ जाएगा, अगर इधर F12 होगा इधर R12 आ जाएगा। ये मैंने जनरल लिख दिया है। इसी को आप लोग थोड़ा सा ओपन करके भी लिख सकते हैं, इसी फार्मूले को, ये देखिएगा जरा, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, कूलम्स फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R क्यूब, और यहाँ पे आ गया R वेक्टर। ये देखें अब जरा, यहाँ पर अक्सर लोगों को दौरा पड़ता है,
वो कहते हैं सर जी हमने तो कूलम्स फोर्स में कभी आर क्यूब पढ़ा ही नहीं था। अरे वो चरसी लोगों, ये गौर से देखो ज़रा, इधर था यूनिट वेक्टर आर, इधर है आर वेक्टर, दोनों में फ़र्क है क्योंकि यूनिट वेक्टर बराबर होता है वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड। तो जब वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड होगा तो वेक्टर ऊपर रहेगा, मैग्नीट्यूड आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई होकर आर क्यूब बन जाएगी। तो याद रखिएगा कूलम्स फोर्स की मैग्नीट्यूड फॉर्म भी पता होनी चाहिए, वेक्टर फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए। और वेक्टर फॉर्म में ये अलहदा से, अगर यूनिट वेक्टर होगा तो आर स्क्वायर होगा, अगर वेक्टर होगा तो नीचे क्या होगा, आर क्यूब होगा। हैंड रेज कर देना जल्दी जल्दी, हरी अब जल्दी जल्दी, मिनट लगाओ जल्दी करो। अब यहां पर बच्चों ये देखें ज़रा गौर से, आप लोगों को पता है कूलम्स फोर्स का जो जनरल फार्मूला है F = K Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। अब इससे बड़े एमसीक्यूज बनते हैं। एक तो ये आप लोगों को पता है कि दो चीज़ें यहाँ से क्लियर हैं कि F का Q1 Q2 के प्रोडक्ट से डायरेक्ट रिलेशन है और आर स्क्वायर से क्या रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। ठीक है, तो यहाँ से मैं अगर आप लोगों को कहता हूँ यार कूलम्स फोर्स और डिस्टेंस के स्क्वायर के दरमियान में ग्राफ कैसा होगा, तो भाई आप लोग आराम सुकून से कह सकते हैं दोनों के दरमियान में इनवर्स रिलेशन है, तो ग्राफ कुछ यूं शेप का होगा, आइसोथर्मल, इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोला जाता है। ठीक है, तो ये तो एक ग्राफ है छोटा सा। यार ये देखो, अब मैं आप लोगों को कहता हूँ जरा सुने क्वेश्चन, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ईच चार्ज इज डबल, अगर दो चार्जेस हैं उनके दरमियान में हम लोग क्या काम करते हैं, चार्जेस की मैग्नीट्यूड को डबल कर दें और डिस्टेंस को उनके दरमियान में हाफ कर दें, तो कूलम्स फोर्स के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन हो ना, आप लोग एक काम क्या करें, चुप करके ना एफ प्राइम लिख लिया करें, क्योंकि इसने चेंज तो होना है जब इनको चेंज किया। अच्छा के अपनी जगह पर रहने दें, क्या चेंज किया है, Q1 को डबल किया है, मैं लिख दूंगा 2Q1, Q2 को भी डबल किया, मैग्नीट्यूड ऑफ ईच चार्ज डबल कर दी। अच्छा, और डिस्टेंस को R को क्या कर दिया, हाफ कर दिया, R/2 इसका स्क्वायर। बस यहां तक करके छोड़ दिया करें, है छोड़ने से मतलब ये नहीं है कि फिर बाद में इसको करो ही ना, इससे मुराद ये देखें, अब 2 × 2 वो हो जाएगा 4। अच्छा, ये 2 का स्क्वायर नीचे 4 ऊपर आके मल्टीप्लाई होगा, ये 4 बना हुआ है, नीचे वाला भी 4 × 4 16। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि ओवरऑल ऊपर 16 आ जाएगा, बाकी K Q1 Q2 और आर स्क्वायर को साइड पे कर दें, उसकी जगह पर F लिख दें। इसका मतलब जो न्यू फोर्स होगी वो पहले से कितने टाइम्स आ जाएगी, 16 टाइम्स चेंज होके आ जाएगी। तो ये इस तरह का कई एमसीक्यू नस्ट के पेपर में, ठीक है, प्यास के पेपर में, डिफरेंट मतलब यूनिवर्सिटीज़ के पेपर में ये अक्सर औकात आए होते हैं। ठीक है, ये एक आप लोगों ने अपने पास जहन में रखना है, ये बातें बड़ी इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है वो सिर्फ यही कह सकता अगर डिस्टेंस को डबल कर दें, तो भाई डिस्टेंस को डबल करोगे तो इनवर्स स्क्वायर है, डिस्टेंस को डबल करोगे फोर्स 4 गुना कम हो जाएगी। अगर सिर्फ डिस्टेंस को कांस्टेंट रखें, चार्जेस को डबल कर दें, दोनों को डबल करेंगे तो 4 टाइम, किसी एक को डबल कर देंगे तो 2 टाइम। तो ये डिफरेंट किस्म के एमसीक्यूज यहाँ से बन सकते होते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए मैं आप लोगों को एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊं, मैं कहता हूं यार दो चार्जेस हैं, ठीक है, सुनना गौर से, एक है +2 कूलम और दूसरा है +6 कूलम, ये दो चार्जेस हैं। इन दो चार्जेस के दरमियान में ना फोर्स है जी 12 न्यूटन की। लेट्स सपोज दो चार्जेस के दरमियान में कूलम फोर्स कितने न्यूटन की है, 12 न्यूटन की। मैं पूरी स्टेटमेंट नहीं लिखवा रहा ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम, जस्ट मैं आप लोगों को वैसे ही बता रहा हूँ। अच्छा, अब 12 न्यूटन की फोर्स है इन दोनों चार्जेस के दरमियान में। मैं आप लोगों से कहता हूं यार अगर मैं -4 कूलम चार्ज, कौन सा चार्ज, -4 कूलम प्रोवाइड कर दूं दोनों को, इन दोनों चार्जेस को -4 कूलम चार्ज प्रोवाइड कर दूं, तो अब जो न्यू फोर्स इनके दरमियान में होगी वो क्या होगी। हाँ जी, आंसर बताएगा कोई बच्चा जी, जूम वालों कोई आंसर बता दे गलती से। +2 और +6 कूलम के चार्ज थे, उनके दरमियान में फोर्स थी 12 न्यूटन की। उसके बाद मैंने क्या काम किया, अगर मैं उन दोनों को -4 चार्ज प्रोवाइड कर दूं तो फोर्स क्या होगी। ओ भाई इधर देखो, पहले चार्जेस के दरमियान में फोर्स है 12, ओके। जब आप लोग -4 कूलम चार्ज प्रोवाइड करेंगे तो -4 जब इसको देंगे तो ये -2 हो जाएगा, इसको देंगे तो ये +2 हो जाएगा। तो +2 और -2 के दरमियान में जो फोर्स होगी वो कितनी होगी, वो अब ये अगर जज करने बैठे तो वो 2 × 2 4, तो आंसर है -4 न्यूटन। और माइनस का साइन हमेशा अट्रैक्शन को शो करता है, ये याद रखिएगा। पॉजिटिव का साइन जहां पे भी होगा रिपल्शन को शो करेगा, नेगेटिव का साइन फोर्स के साथ हमेशा अट्रैक्शन को शो करेगा। तो नेगेटिव वाली फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स होती है। अब ये एक तो मैंने ये तरीका बताया, दूसरा इसका तरीका बेसिकली क्या है, देखें आप लोग इधर से पहले फोर्स को देखें, 12 न्यूटन आ रही थी कब, जब ये जब पहला चार्ज 2 था, दूसरा 6 था और नीचे r स्क्वायर डिस्टेंस नहीं आपको पता था।
2 और 6 के दरमियान में फोर्स थी 12। आप लोग देखें ये 6 दूनी 12 हो जाएगा, 12 12 से कट गया, 1 इज इक्वल टू के ओवर आर स्क्वायर बचा। अच्छा अब ये तो बच गया 1 इज इक्वल टू के ओवर आर स्क्वायर। अब नई जो फोर्स निकालनी है एफ प्राइम वो बराबर होगी के ओ भाई तू क्यों उतरती जा रही है, ये देखो ना इसके काम। अच्छा एफ इज इक्वल टू क्या होगा के। अब जब दोनों को आप एक -2 कूलम बन गया ओवरऑल, एक बन गया +2 कूलम और नीचे आर स्क्वायर है। अब मजे की बात के ओवर आर स्क्वायर कितना निकाला हुआ है 1 निकाला हुआ है, तो ये आपके पास बच गया -4 न्यूटन। इसका मतलब ये हुआ -4 न्यूटन का मतलब है कि 4 न्यूटन अट्रैक्टिव, 4 न्यूटन अट्रैक्टिव। तो ये बच्चों इसका मतलब है कि दोनों के दरमियान में फोर्स कितनी रह जाएगी 4 न्यूटन अट्रैक्शन की रह जाएगी। हरी अब जल्दी हैंड रेज कर दें, हरी अब मिनट लगाओ जल्दी, चर्सी लगो जल्दी करो जल्दी, इतना टाइम नहीं है भाई। फिर इसी तरह बच्चों कुछ एमसीक्यू यहां पर और भी बनते हैं। अगर 2 चार्जेस है ना, 2 बॉडीज हैं, उनके ऊपर डिफरेंट चार्ज है, मैं इसको जरा इरेज कर दूं। अगर मैं 2 बॉडीज जिनके ऊपर एक पर्टिकुलर चार्ज है, अगर मैं उनको कांटेक्ट में लाऊं और कांटेक्ट में लाने के बाद दोबारा उनको वापस उनकी जगह पर ले जाऊं, तो दोनों बॉडीज के ऊपर नेट चार्ज क्या हुआ करेगा। याद रखिएगा बच्चों कि अगर 2 बॉडीज को आपस में, मैं कहता हूं यार एक बॉडी थी इसके ऊपर चार्ज था Q1 और ये किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पर पड़ी थी और दूसरी बॉडी के ऊपर चार्ज था Q2, ये दोनों किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस के ऊपर पड़े हुए थे। अच्छा मैंने क्या काम किया, मैं इनको आपस में लेके आया कांटेक्ट में लेकर आया और उसके बाद दोबारा से क्या कर दिया, मैंने इनको सेपरेट कर दिया है, सेपरेटेड। पहले कांटेक्ट में लेके आए, उसके बाद दोबारा सेपरेट करके दोबारा उसी डिस्टेंस पर ले आए। तो बच्चों अब याद रखिएगा जब दोबारा उसी डिस्टेंस पर लेंगे, अब जो नेट चार्ज होगा वो दोनों के ऊपर एवरेज ऑफ द चार्ज होगा। तो अब Q1 + Q2 डिवाइडेड बाय 2, अब ये नेट चार्ज होगा इन दोनों बॉडीज के ऊपर, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका मतलब जब भी कोई 2 बॉडीज को आपस में आप लोग कांटेक्ट करें चार्ज्ड बॉडीज को, तो बच्चों हर बॉडी के ऊपर जो चार्ज होगा वो उन दोनों चार्जेस का क्या हुआ करेगा, हमेशा एवरेज हुआ करेगा। ये एक छोटा सा एमसीक्यू भी इससे कई दफा बनता होता है, वो जब इंशाल्लाह हम लोग टेस्ट, अब मैं आपको टेस्ट में ऐसा एमसीक्यू दूंगा और जब मैं डिस्कशन करूंगा तो उस वक्त मैं आप लोगों को ये याद करवाऊंगा कि भाई ये तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी क्लास के अंदर बताया हुआ है, ठीक है। तो ये एक छोटी सी चीज अपने माइंड में रख लें। अब एक चीज़ बच्चों यहाँ पर देखें, आप लोगों को पता है F इज़ इक्वल टू क्या है, K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ से क्या मैं ये कह सकता हूँ, सुनना मेरी बात गौर से, कि सिर्फ और सिर्फ ये देखें ज़रा, ये K है, ठीक है, ये किसके बराबर है, F R स्क्वायर ओवर Q1 Q2 के। अगर Q1 और Q2 क्या हो, दोनों सेम हो, तो बच्चों अगर Q1 Q2 दोनों सेम हो तो मैं एक ही Q स्क्वायर लिख सकता हूं और नीचे आ गया R स्क्वायर। मतलब अगर 2 बॉडीज के ऊपर सिमिलर चार्ज हो तो बच्चों सिमिलर चार्ज होगा तो Q1 और Q2 भी सेम होंगे, Q स्क्वायर बन जाएगा। तो यानी कि अब यहां से फिर मैं ये भी कह सकता हूं, और वो जो सेम चार्ज है वो चार्ज कैलकुलेट करना पड़ जाए तो बच्चों वो बराबर होगा √F R स्क्वायर ओवर K। किसी को समझ लगी इस स्टेप की? ये एक डायरेक्ट हम तरीका लगाएंगे, ठीक है। इस तरीके से हम लोग कोई भी, मैं कहता हूँ जी 2 चार्जेस हैं, सिमिलर चार्जेस हैं, उन दोनों सिमिलर चार्जेस के दरमियान में फोर्स है कितनी जी, 12 न्यूटन, डिस्टेंस उनके दरमियान में कितना है, 1। तो बताएं वो जो चार्ज होगा, जो चार्जेस के दरमियान में फोर्स है वो चार्ज क्या होगा अगर सिमिलर होगा। इसका मतलब अगर चार्ज सिमिलर है तो वो आप लोग सिमिलर चार्ज जो भी है उसकी मैग्नीट्यूड वो आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं इस फार्मूले से, क्योंकि ये R स्क्वायर इधर आ गया, K इधर आ गया, तो अंडर रूट ले लिया, तो Q इज इक्वल टू F R स्क्वायर ओवर K का होल अंडर रूट। डन बच्चों, ओके। ओ भाई ठीक है, हैंड रेज करें जल्दी ताकि आगे चलें। ये आप लोगों के पास कूलम्स कांस्टेंट के हवाले से बच्चों कुछ जनरल बातें हो गई हैं। अब एमसीक्यूज तो इसके काफ़ी हैं, मगर टाइम भी हमारा जो है ना वो मतलब काफ़ी हो गया है, ठीक है। एमसीक्यूज इसके और भी बहुत सारे बनते हैं। याद रखिएगा कूलम्स फोर्स एक सेंट्रल फोर्स होती है, ठीक है, और इसके अलावा ये म्यूचुअल फोर्स भी होती है,
ठीक है। वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 होती है, एयर के लिए 1.0006 होती है। ये छोटी छोटी बातें आप लोगों ने अपने जहनों में लाजमी रखनी है, ठीक है। इसके अलावा एक और यहाँ से बनता है, क्योंकि एफ का आर स्केयर के साथ क्या रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है, तो मैं ये भी कह सकता हूँ F1 ओवर F2 किसके बराबर होगा, R2 ओवर R1 का होल स्केयर। अगर दो चार्जेस के दरमियान में आप लोगों को डिस्टेंस रेशो गिवन हो तो आप लोग वो डिस्टेंस रेशो के इनवर्स का स्केयर लें, फोर्स रेशो आप लोगों के पास आ सकती है। ये छोटा सा यहाँ से MCQ बन जाता होता है, ठीक है। इसके अलावा बच्चों और यहाँ पर वो कूलम्स कांस्टेंट की भी बात हमारी हो गई है, ठीक है, और डिस्टेंसेस की भी बात हो गई है। याद रखिएगा चार्ज हमेशा किसी भी कंडक्टर की कौन सी सरफेस पे रहता है, आउटर सरफेस पे रहता है। जिस तरह कूलम्स कांस्टेंट के यूनिट आप लोगों ने देखे थे, इसी तरह बच्चों जो परमिटिविटी है उसके भी कांस्टेंट के यूनिट्स हैं, और वो सारे कूलम्स कांस्टेंट के क्या होंगे, ऑपोजिट होंगे। उसकी डायमेंशंस भी कूलम्स कांस्टेंट के क्या हुआ करेंगी, ऑपोजिट हुआ करेंगी, ठीक है। तो ये बच्चों आप लोगों ने अच्छे तरीके से इन चीज़ों को देख लेना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये कूलम्स कांस्टेंट और इलेक्ट्रिक चार्ज की कुछ बातें गलती से समझ आ गई होंगी।